हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक से, प्रिंट कल्चर इन इंडिया। तो आइए अब प्रिंट की इंडिया में बात करते हैं। हमने पहले जो बात करी थी वो प्रिंट इन यूरोप था पूरा। अब हम इंडिया पे चलते हैं। मेरे नोट्स का ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ प्रिंट in India before the arrival of print culture, और you can say मैकेनिकल प्रिंटिंग। देखिए, जब मैकेनिकल प्रिंटिंग इंडिया में नहीं आई थी, उससे पहले प्रिंट किस तरीके से होता था भारत में, उसका सारा बात बता रखी है। वापस से रिपीट करना चाहूँगी, ये पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है। आप इसे पूरी श्योरिटी के साथ लिख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई एम प्रिटी श्योर फॉर दिस। Before the arrival of print, handwritten manuscripts were popular in India। देखिए, जब प्रिंट नहीं आया था भारत में तो हैंड रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिपियाँ लिखी जाती थी अलग अलग। हैंड रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट उस समय कौन कौन सी भाषाओं में लिखी जाती थी? वो थी संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज वर्नाकुलर लैंग्वेज। देखिए, जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उस समय वो थी संस्कृत में, अरेबिक में, पर्शियन लैंग्वेज में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज किसी भी जगह की। तो आप ये बता सकते हैं उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो कॉपीड होती थी पाम लीव्स पर, या तो पाम के पत्ते पर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी या फिर हैंडमेड पेपर पे लिखी जाती थी। मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमको हैंडमेड पेपर्स मिलते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। पहले हैंडमेड पेपर वैसे नहीं होते थे। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो या तो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी या हैंडमेड पेपर्स पे लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी उन्हें प्रेस्ड किया जाता था बिटवीन द वुडन कवर्स टू अवॉइड स्पॉइलेज। इसका मतलब ये है, देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी उसको डैमेज होने का, स्पॉइल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे। तो वुडन जो कवर्स होते हैं, मतलब एक तरफ वुडन दूसरी तरफ वुडन, और उसके बीच में दबा के मैन्यूस्क्रिप्ट जिस पाम लीफ पर या फिर जिस पेपर पे लिखी जाती थी उस पेपर को उसके नीचे प्रेस, उसके बीच में प्रेस करके सैंडविच करके दबा के रखा जाता था, जिससे पेपर जो है वो लंबे समय तक स्पॉइल ना हो। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो हाईली एक्सपेंसिव थी, ऑफ कोर्स, हाथ से लिखी जाती थी, लेबोरियस वर्क था, फ्रेजाइल थी, जिसे ना पढ़ा जा सकता था, हार्ड टू हैंडल। तो ये सब चीज़ें जो थी मैन्यूस्क्रिप्ट की थी, ये चीज़ें हमने यूरोप में भी पढ़ी थी। इन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता था और हर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ भी नहीं सकता था। देखिए, आज भी हम ये कहते हैं कि जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि से आई है। आज अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी सब आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको वही देवनागरी लिपि दे दी जाए तो आप देवनागरी लिपि को नहीं पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से संस्कृत में भी कुछ वर्ड हिंदी के हैं। तो हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो तो आप संस्कृत में समझ सकते हैं, लेकिन जिसको संस्कृत की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो संस्कृत भी नहीं पढ़ सकता है। तो इस तरह की थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उसके बाद प्री कॉलोनियल बंगाल की बात करें। प्री कॉलोनियल बंगाल मतलब जब बंगाल में ब्रिटिशर्स का राज नहीं आया था, उस समय स्टूडेंट्स जो थे वो प्राइमरी स्कूल के, उनको यही सिखाया जाता था कि आपको लिखना कैसे है। मतलब ओरली एजुकेशन बच्चों को कम दी जाती थी और बच्चों को लिखना ज़्यादा सिखाया जाता था। टीचर्स क्या करते थे, पोर्शन जो होता था टेक्स्ट में से वो अपनी मेमोरी से ही, मतलब अपने दिमाग से ही सोच सोच के बच्चों को डिक्टेट करते थे और स्टूडेंट्स उन्हें अपनी कॉपीज़ में उतारा करते थे या फिर पेपर पे उतारा करते थे। और इसी तरीके से बंगाल में पहले बच्चे क्या हुए थे, एजुकेट हुए थे विदाउट रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। उनको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता था, टीचर जो अपनी मेमोरी से लिखवाती थी बस वही वो लिख लिख के एजुकेट होते थे। ये थी कंडीशन प्री कॉलोनियल बंगाल की। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रिंट कल्चर आने से पहले इंडिया में किस तरह का सिचुएशन था प्रिंट का, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बता सकते हैं,
वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी वो बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीव्स पर हैंडमेड पेपर पे लिखी जाती थी, उसके स्पॉइलेज को बचाने के लिए वुडन कवर्स के बीच में उसे रखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सपेंसिव थी, इट वाज हार्ड टू कैरी, इट कुड नॉट बी रीड इजीली। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं और फिर आप बता सकते हैं प्री कॉलोनियल बंगाल के बारे में। ये थी कंडीशन प्रिंट की बिफोर द अराइवल ऑफ मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब हम चलते हैं आगे। हाउ डिड प्रिंट कम टू इंडिया। अब देखिए प्रिंट जो है वो इंडिया में आया कैसे। प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विथ पोर्चुगीज़ मिशनरीज़। देखिए हमारे देश में फ़र्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो आई थी वो गोवा में आई थी और उसे लाने वाले थे पोर्चुगीज़ मिशनरीज़। मिशनरीज़ वो होते हैं जो किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए इधर से उधर जाते हैं। तो पोर्चुगीज़ मिशनरीज़ जो थे वो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गोवा लेकर आए थे हमारे देश में। धीरे धीरे करके बुक्स जो थी वो प्रिंट होने लग गई डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिसमें 50 बुक्स प्रिंट हुई कोंकणी लैंग्वेज में, एक कन्नड़ लैंग्वेज में। और कैथोलिक प्रीस्ट जो थे उन्होंने फर्स्ट तमिल बुक प्रिंट की एंड फर्स्ट मलयालम बुक, और ये कब हुई 1713 में। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए अगर आप इन लैंग्वेजेस को पढ़ें, इन लैंग्वेजेस के नाम, तो आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रिंट कल्चर का अराइवल था या फिर किताबें किस लैंग्वेज में छपने लगी थी, वो सारी लैंग्वेजेस साउथ इंडिया की हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि पोर्चुगीज़ मिशनरीज़ फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए और वो कहाँ लेकर आए, गोवा लेकर आए। बुक्स जो थी वो किन किन लैंग्वेजेस में छपने लगी, जैसे फर्स्ट 50 बुक्स कोंकणी कन्नड़ लैंग्वेज में छपी। कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह थे उन्होंने तमिल बुक तमिल लैंग्वेज में भी छापी, मलयालम बुक भी हुई। ठीक है, और ये 1713 की बात इन्होंने बता रखी है। ईयर भी याद रखें और कौन सी लैंग्वेजेस में बुक छपी थी वो भी याद रखें। उसके बाद इंग्लिश प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया, इट अराइव्ड वेरी लेट। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ छपे ऐसी प्रेस जो थी वो इंडिया में उस समय ग्रो नहीं हुई। इंग्लिश लैंग्वेज और उसकी प्रेस का अराइवल इंडिया में बहुत लेट हुआ। तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रिंट इंडिया में आया। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स अगस्टस हिकी का। देखिए जेम्स अगस्टस हिकी की अगर हम बात करें तो 1780 से जेम्स अगस्टस हिकी जो थे उन्होंने बंगाल गैजेट, जो वीकली मैगज़ीन थी उस समय पर, उसके एडिटर के तौर पर काम स्टार्ट किया। बंगाल गैजेट वैसे एक कमर्शियल पेपर था विच वाज ओपन टू ऑल, मतलब जिसमें बिज़नेस के रिलेटेड न्यूज़ वगैरह, ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह छपती थी। एंड इट वाज ओपन टू ऑल, वो हर तरह के कैटेगरी के लोगों के लिए ओपन था। जेम्स अगस्टस हिकी जो थे उन्होंने बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स भी बंगाल गैजेट में छापे थे अबाउट द इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स, कि किस तरीके से लोगों को गुलाम बनाकर उनको दूसरे देशों से ख़रीद कर और काम पे भेजा जाता है। इस तरह के एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह सब जेम्स अगस्टस हिकी ने छापे थे। इन्होंने कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स की जो गॉसिप्स होती थी, क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या होता था, क्या क्या डिस्कशंस उनके बीच में होते थे, वो सब भी इन्होंने छापा था। और इसके रिटर्न में जब जेम्स अगस्टस की हिक्की की ये सारी बातें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को पता चली, तो वॉरेन हेस्टिंग ने आर्ग्यू किया और उन सारे न्यूज़पेपर्स पर बैन लगा दिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कुछ बात कहते थे। इस तरह का सीन क्रिएट हुआ। एंड बाय द 18th सेंचुरी और 18वीं सदी से इंडियंस बिगेन टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर्स। लेकिन उसके बाद 18th सेंचुरी से इंडियन न्यूज़पेपर्स भी इंडिया में आ चुके थे। जो फर्स्ट अपीयरेंस थी
वो किसकी थी? वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट की। बंगाल गैजेट ने दोबारा से अपनी अराइव किया, मतलब दोबारा से अपना एमरजेंस लेकर आया बंगाल गैजेट, और उसे लेकर आए थे गंगाधर भट्टाचार्य। और गंगाधर भट्टाचार्य जो थे वो राजा राम मोहन रॉय के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो आप ये बता सकते हैं पहले जेम्स अगस्टस हिकी का, लेकिन उसके बाद जेम्स अगस्टस हिकी जो है उनके न्यूज़पेपर पर जो वो एडिटिंग वगैरह करते थे सब पे बैन लग गया। लेकिन 18th सेंचुरी में हम इंडियंस ने भी अपने न्यूज़पेपर्स छापने चालू कर दिए थे, और बंगाल गैजेट को एक वीकली न्यूज़पेपर के तौर पर लाया गया, और इसे लाने वाले थे गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड थे राजा राम मोहन रॉय के। तो आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं। जेम्स अगस्टस हिक्की के बारे में पूछा जाता है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और बंगाल गैजेट के बारे में भी आप बता सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, हाउ डिड प्रिंट कल्चर गिव राइज टू नेशनलिज्म। अब देखिए, प्रिंट कल्चर जो है उसने नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना को कैसे लोगों के अंदर लाया। देखिए, बिफोर 1798 ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सेंसरशिप। देखिए, 1798 से पहले ब्रिटिश सरकार को इस बात का थोड़ा सा भी मतलब आइडिया भी नहीं था कि प्रिंट पर भी सेंसरशिप लगनी चाहिए, कि प्रिंट भी कुछ ऐसा कर सकता है। मतलब ब्रिटिश सरकार इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ छापना भी लोगों के दिमाग में इतना बड़ा असर कर सकता है। तो इनको सेंसरशिप से कोई लेना देना नहीं था। ये बात हो रही है 1798 से पहले की। लेकिन 1820 में कैलकटा सुप्रीम कोर्ट, जो पहले किसके अंडर आता था? ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें ये बताया गया कि अब प्रिंटिंग प्रेसेस जो हैं उन पर भी कंट्रोल लगाया जाएगा, क्योंकि प्रिंट पर भी सेंसरशिप लगना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि प्रिंट भी एक ऐसा मोड है, ऐसा माध्यम है जिससे लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो बिफोर 1798 तो ब्रिटिश सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1820 में कैलकटा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू प्रिंटिंग प्रेसेस पर भी कंट्रोल लगाया गया था। दो ब्रिटिशर्स थे जो थे थॉमस मैक्यूले एंड गवर्नर जनरल बेंटिंक। इन्होंने इस लॉ को सपोर्ट नहीं किया था। ये कह रहे थे कि प्रिंट एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। प्रिंट जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। हर किसी को अपने ओपिनियन छापने का, ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो ये दो ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इस लॉ को मानने से या फिर इस लॉ को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जो कि थे थॉमस मैक्यूले एंड गवर्नर जनरल बेंटिंक। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जब लड़ाई हुई, उसके बाद वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपते थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया गया। इस एक्ट में ये बताया गया कि अगर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ छापेगी तो सबसे पहले तो उन्हें वार्निंग दी जाएगी। अगर वार्निंग को भी इग्नोर किया गया तो उस प्रिंटिंग प्रेस को सीज़ कर दिया जाएगा। इस तरह का था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीज़ों से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स समय समय पर हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंट जो कि हमको आज़ादी से सोचने का मौका दे रहा था, हमको हमारी बातें रखने का मौका दे रहा था, उसको भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल में ले रहे थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की हमारी लोकल लैंग्वेजेस में कुछ ना छपे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को वो लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती थी। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के ये सारे जो एक्ट थे या फिर ये जो सारे काम थे, उनकी वजह से भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना और बढ़ रही थी।
बाल गंगाधर तिलक जो थे वो रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखा, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा इन 1908, और इस वजह से पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। इन दिस वे प्रिंट कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स नेशनलिज्म, और इन सब तरीक़ों से प्रिंट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनलिज्म की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर है, बोर्ड में बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं मदद कर पाऊँ, मुझे बहुत खुशी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँचाएँ। बाय, टेक केयर।